दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम चौसर से रिलेटेड कुछ की फैक्ट को देखेंगे जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना डिले करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो चौसर का टाइम लाइन है वो 1300 से लेकर 1453 तक ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि 1300 से लेकर 1453 तक ये जो इरा है वो चौसर एज ऑफ चौसर बोला जाता है। ठीक है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उनके सारे बुक्स को देखेंगे, मतलब समरी को नहीं देखेंगे, जो उसमें की फैक्ट है हम उसके बारे में जानेंगे तथा उसके साथ साथ जो उस वक्त का यानी कि चौसर के एज का जो पॉलिटिकल कंडीशन था हम लोग उसके बारे में जानेंगे। चौसर ने किन राजा के साथ काम किया था इसके बारे में जानेंगे और चौसर पर किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहा हम ये भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल कंडीशन की कि उस वक्त इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल कंडीशन था वो कैसा था। तो दोस्तों जब चौसर का जो एज था यानी कि जब चौसर जिस एज में रह रहे थे उस वक्त 100 ईयर वॉर चल रहा था। ये जो वॉर है वो 1337 से लेके 1453 तक लड़ा गया और ये जो वॉर है ना वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अब आप एक क्वेश्चन सोच सकते हो कि क्या ये मतलब 1337 से लेकर 1453 तक चला, तब तो ये 100 साल से ज़्यादा चला है, तो इसको 100 ईयर वॉर ही क्यों बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग हमेशा लड़ते रहते थे, एक दो साल उनके बीच लड़ाई हुआ और फिर वो 4 महीना 5 महीना रेस्ट करते थे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी। तो 100 ईयर वॉर जो था वो 1337 से 1453 तक चला और ये वॉर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चौसर के एज में, क्योंकि ये जो वॉर है ना इसमें 3 लड़ाइयाँ हुई। ठीक है। 3 लड़ाई जो हुई थी और ये तीनों के तीनों इंग्लैंड ने जीता था। और वो जो तीन जो बैटल हुआ था वो था क्रेसी, पोइटर्स और बैटल ऑफ एग्नीकोट। तो क्रेसी जो है वो 1346 में लड़ा गया, पोइटर्स जो है वो 1356 में लड़ा गया और बैटल ऑफ एग्नीकोट जो है वो 1415 में लड़ा गया। तो अब हुआ क्या कि जब बैटल ऑफ एग्नीकोट जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जीतने के बाद, मतलब कि ये जो युद्ध है जब इंग्लैंड ने जीत लिया तो इस युद्ध को जीतने के बाद जो इंग्लैंड है उसको ये लगा कि अब हमें इंग्लिश को सुपरियोरिटी देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले क्या था कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को सुपीरियर मानते थे। क्योंकि इसके जो पहले का जो एज है यानी कि एंग्लो फ्रेंच पीरियड, उसमें विलियम द कनकरर ने इंग्लैंड को हराकर और वहाँ पर अपना संप्रभुता यानी कि वहाँ पर उसने अपना किंगडम बना लिया था। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई जो देश है और जिसके ऊपर शासन कर रहा है तो वो अपना सारा चीज़ इम्पोज करेगा। तो उसने फ्रेंच लैंग्वेज को ये बोला कि फ्रेंच लैंग्वेज सुपीरियर है, तो वहाँ का जो कोर्ट है वहाँ पर भी फ्रेंच लैंग्वेज को मान्यता बहुत ज़्यादा दी जाने लगी। लेकिन जब बैटल ऑफ एग्नीकोट का युद्ध हुआ 100 ईयर वॉर में, तो इंग्लैंड के लोगों को ये लगा कि नहीं, अब हम दूसरे जो लैंग्वेज है यानी कि जो फ्रेंच है हम उसको संप्रभुता नहीं देंगे, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बल्कि उसकी बजाय हम अपने खुद के भाषा को आगे बढ़ाएंगे। तो जो बैटल ऑफ एग्नीकोट है वो 100 ईयर वॉर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब 100 ईयर वॉर चल रहा था तो उसमें एक बहुत ज़्यादा ट्रेजिक जो एक प्लेग आई उसका नाम है ब्लैक डेथ, जो 1347 से लेकर 1351 तक चला। ये चूहे के कारण हुआ था यानी कि रैट के कारण हुआ था और इसने 1/3 पॉपुलेशन खत्म कर दिया। यानी कि यूरोप का जो पॉपुलेशन है यानी कि 4 लोग हैं तो सिर्फ उसमें 1 लोग बचते थे और 3 लोग मर जाते थे। तो ये बहुत बड़ा ट्रेजिक उस वक्त का इवेंट था। अब हुआ गया कि इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब ब्लैक डेथ चलने लगा तो लोग पोप के पास जाने लगे यानी पादरी के पास जाने लगे कि भैया अब तो आप ही भगवान से कंसल्ट कर रखते हैं तो आप बचाइए हमको। अब पोप को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ये हो कैसे रहा है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे लोगों को क्या लगने लगा कि ये पोप जो है वो वास्तव में पोप नहीं है बल्कि चोर है, चोर उचक्के हैं। और उसके साथ साथ जो लोग थे ना, सोचिए चौसर पीरियड में जो लोग थे वो ये सोचने लगे कि यार ये दुनिया में भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो इतना ट्रैजिक चीज़ नहीं होने देते, इतना ज़्यादा वो मृत्यु नहीं देते।
तो यानी कि भगवान नहीं है, और लोगों को भगवान पर से विश्वास भी उठने लगा इस ट्रेजिक डेथ के बाद में। तो ये ब्लैक डेथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों जो अगला है वो है पीजेंट रिवॉल्ट, जो कि 1381 में हुआ। तो पीजेंट रिवॉल्ट के पीछे का स्टोरी ये है कि जब 100 ईयर वॉर चल रहा था, तो अब ठीक है इंग्लैंड जीत रहा था, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इंग्लैंड जो जीत रहा था तो उसके सैनिक जो थे उनको खाना चाहिए, उनको भाई पेमेंट चाहिए, तो वो कहाँ से देगा? इतना बड़ा जब युद्ध चल रहा है तो इंग्लैंड इतना ज़्यादा नहीं दे पाता। तो उसने क्या किया कि आम लोगों पर, यानी कि जो फार्मर हैं, ज़्यादातर उस वक्त फार्मर ही होते थे, इंडस्ट्री तो थे नहीं उस वक्त, तो जो फार्मर थे ना उनके ऊपर बहुत सारा कर डाल दिया कि अगर आप 10 किलो चावल उगाते हो तो 10 किलो में से 8 किलो हमारा होगा, 2 किलो आपका होगा, 8 किलो हमारा होगा, 2 किलो आपका होगा। ठीक है? तो अब ये जो चीज़ें हुई, अब इतना जो बहुत बड़ा कर्ज एक आम जनता पर डाला गया, तो लोग के बीच धीरे-धीरे असंतोष फैलने लगा, आक्रोश फैलने लगा कि यार ये क्या बात है, मेहनत करें हम और सारा का सारा धन ले जाइए आप। आप कौन हैं भाई? युद्ध आप लड़ रहे हैं तो आप सँभालिए, आपको देखना है क्या करना है, आप कहीं न कहीं से आप खोज के लाइए पैसा। आप हम लोग से क्यों ले रहे हैं? हम लोग 10 किलो चावलें उगा रहे हैं, 10 किलो में 9 किलो हम लोग खा ही जाते हैं, 1 किलो से हम लोग कुछ बेचकर सामान खरीदते हैं, भेड़-बकरी खरीदते हैं। आप 8 किलो लेके चले जा रहे हो, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा, इवन कि हमारी जो फैमिली है वो भी मर जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो धीरे-धीरे लोगों में असंतोष डालने लगी। लोगों को ये लगने लगा कि वास्तव में इंग्लैंड जो है ना वो हमें लूट रहा है, ठीक है? अब क्या हुआ कि इसी आक्रोश को लेकर 2 लोगों ने, ठीक? वॉट टेलर और जॉन बॉल, इन 2 लोगों ने क्या किया कि सारे लोगों को एक साथ समूहित किया और बोला कि भैया देखो ऐसा है कि हम लोग इसका नेतृत्व करेंगे, हम लोग सरकार से लड़ेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि पीजेंट रिवॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन उन्होंने ये सरकार के दिमाग में डाल दिया, यानी कि इंग्लैंड का जो उस वक्त राजा था, उनके दिमाग में ये बात डाल दिया कि भाई सैनिक के साथ-साथ आम लोगों को देखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब चूँकि इंग्लैंड जो था वो 100 ईयर वॉर जीत चुका था, तो हुआ क्या कि 1362 में इंग्लिश जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज बन गई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि लोगों को बैटल ऑफ एग्नीकोर के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि अब भाई हम लोग को अपने भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि हम लोग दूसरे का भाषा एडॉप्ट करें और हम ये देखें कि वो सुपीरियर लैंग्वेज है। ऐसा नहीं, जो हमारा भाषा है हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? तो इंग्लिश जो है 1362 में कोर्ट का लैंग्वेज बन गया और 1386 में स्कूल का लैंग्वेज बन गया कि अब स्कूल जो है वो भी इंग्लिश में पढ़ाएगा, वो फ्रेंच में नहीं पढ़ाएगा बल्कि इंग्लिश में पढ़ाएगा। ठीक? तो ये जो इतनी सारी चीज़ें थी वो इंग्लैंड का पॉलिटिकल कंडीशन था जिस वक्त चौसर जिंदा थे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जॉफरी चौसर के बारे में। तो चौसर जो थे उन्होंने 3 राजा के साथ काम किया, एडवर्ड द थर्ड, रिचर्ड द सेकंड और हेनरी द फोर्थ। इन 3 राजाओं के साथ चौसर ने काम किया है और चौसर का जो पूरा एज है ना उसको हम लोग 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पीरियड है वो है फ्रेंच पीरियड, यानी कि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस जो है वो चौसर के ऊपर रहा था, जो कि 1313 से चलकर 1344 तक था। तो इतना का जो टाइमलाइन है वो चौसर को फ्रेंच इन्फ्लुएंस में रखा जाता है। अब इस पीरियड में हुआ क्या कि वो जो थे वो एडवर्ड द थर्ड के पब्लिक सर्वेंट थे और पब्लिक सर्वेंट होने के कारण 100 ईयर वॉर में वो भी पार्टिसिपेट करने चले गए। चूँकि वो उतने अच्छे सैनिक नहीं थे तो उनको पकड़ लिया फ्रेंच लोगों ने। लेकिन चौसर जो थे उनका जो कनेक्शन था वो रॉयल कोर्ट से बहुत ज़्यादा था, यानी कि वो राजा के एडवर्ड द थर्ड के बहुत करीबी थे। और करीबी होने के कारण एडवर्ड थर्ड ने क्या किया कि उसने एडवर्ड द थर्ड ने फ्रेंच को बहुत सारा पैसा दिया कि भाई आप ये पैसा रख लो और चौसर जी को छोड़ दो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो बहुत सारा पैसा देकर एडवर्ड द थर्ड ने क्या किया कि चौसर को फ्रांस से, यानी कि फ्रांस के राजा से छुड़ा लिया। अब दूसरा जो पीरियड है वो है इटालियन पीरियड, जो कि 1370 से 1385 तक चला
और ये जो पीरियड है ना वो चौसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पीरियड में वो कस्टम ऑफ कंट्रोलर थे और इसी कारण वो डिप्लोमेटिक मिशन पे फ्रांस गए, स्पेन और इटली, इन 3 जगह पे वो गए। तो जब वो इटली पहुँचे तो इटली जो है उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि वहाँ पर वो बोकासियो से मिले। अब बोकासियो से मिलने के बाद उनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर गया कि भाई देखो ऐसा है कि इटली के जो लोग हैं वहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे बुक्स लिखी जाती हैं, क्योंकि जब आप चौसर का बुक पढ़ोगे, ट्राइलस आई एम सॉरी, कैंटरबरी टेल, तो वो बोकासियो से जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी वो, ठीक है। तो उसके साथ-साथ क्या हुआ कि वो तो बोकासियो से मिले ही, उसके साथ-साथ वो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल वर्क माने जाते थे उस वक़्त के, जो क्लासिकल वर्क थे उस वक़्त के इटली के, वो सारा का सारा जो कंटेंट था, जो सारा का सारा नॉलेज था, जो सारा का सारा बुक था, वो चौसर ने पढ़ डाला ये एज में। और इस एज ने, यानी कि इटालियन पीरियड ने चौसर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला। और वहीं पर उन्होंने क्या किया कि फिलिपा रॉड से शादी किया, जो कि डॉटर थी पाइन पॉट की, ठीक। अब 2 पीरियड हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रेंच पीरियड और इटालियन पीरियड। अगला जो पीरियड है वो है इंग्लिश पीरियड। अब इंग्लिश पीरियड जो है वो 1385 से लेके 1400 तक चला और इसमें उन्होंने इंग्लैंड के लिए काम किया। अब वहाँ पर क्या हुआ कि चूँकि चौसर बहुत ज़्यादा अब तक नाम बना चुके थे, तो वो पार्लियामेंट में पीस ऑफ जस्टिस के रूप में काम करते थे, ठीक है। उन्होंने पीस ऑफ जस्टिस इन पार्लियामेंट के रूप में काम किया। और चौसर क्या हुआ कि चूंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ये बात आग आग की तरफ फैल चुकी थी कि भाई अब हम लोग जो है वो इंग्लिश में बोलेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो चौसर ने क्या कि मिडलैंड डायलेक्ट यूज़ किया, जो कि उस वक्त लंदन में बोली जाती थी, उस लैंग्वेज को उन्होंने यूज किया। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखने वाली है वो है थर्ड पॉइंट, कि उन्होंने पोएट्री में राइम और रिदम दोनों दिया। राइम रिदम जो है चौसर ने पोएट्री में दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमें याद रखनी है। अब दोस्तों हम लोग कुछ चौसर के ऊपर कमेंट देखेंगे कि कुछ राइटर ने कमेंट किया है चौसर के ऊपर, तो वो भी कमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला जो कमेंट था वो जॉन लिडगेट ने किया था चौसर को लेकर कि चौसर इज लॉर्ड स्टेयर ऑफ आवर लैंग्वेज, कि अगर चौसर नहीं होते ना तो इंग्लिश जो है आज इतनी बड़ी नहीं बन पाती। ये जो बात है वो जॉन लिडगेट ने बोली थी। थॉमस हॉकलीफ ने क्या बोला चौसर के बारे में कि ही वाज फर्स्ट फाउंडर ऑफ फेयर लैंग्वेज। फेयर लैंग्वेज यानी कि शुद्ध लैंग्वेज को लेकर, यानी शुद्ध लैंग्वेज जिन्होंने राइम के साथ काम किया, रिदम के साथ काम किया। तो थॉमस हॉकलीफ ने चौसर को ये बोला कि चौसर वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ फेयर लैंग्वेज। फिलिप सिडनी जो कि चौसर के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने डिफेंस ऑफ पोएजी एक वर्क लिखा। जो फिलिप सिडनी जो थे वो एक एलिजाबेथन राइटर थे और उन्होंने डिफेंस ऑफ पोएजी लिखा। और उस बुक में उन्होंने ट्रायलस एंड क्रिसेड जो कि चौसर का एक वर्क है, उसको लेकर फिलिप सिडनी ने चौसर की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। अब अगला जो पॉइंट है वो है जॉन ड्राइडन के बारे में, जॉन ड्राइडन को लेकर, कि जॉन ड्राइडर ने चौसर के बारे में एक बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया है कि चौसर इज अ मेजर इंग्लिश पोएट हु इज लाइक रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट पॉलिश्ड बिफोर ही गेट साइन। अब दोस्तों आगे जो आप 3 देखोगे ना, जॉन लिडगेट, थॉमस हॉकलीफ, फिलिप सिडनी, इन तीनों लोगों ने चौसर की प्रशंसा की है, लेकिन जॉन ड्राइडन ने निंदा किया उनका। ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि जॉन लिडगेट ने ये बोला कि चौसर जो है ना वो एक रफ डायमंड की तरह है। वो हीरे तो हैं, हीरा बिल्कुल हैं वो, लेकिन रफ हीरा है, यानी कि उनमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है, गंदगी है। तो अगर हम उस हीरे को चमकाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इम्प्योरिटी है वो हटानी पड़ेगी। तो अब दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि जॉन ड्राइडन ने आखिर ऐसा क्यों बोला था। तो देखिए दोस्त, इसके पीछे ना एक रीज़न है।
अब चूँकि चौसर जो थे वो एक क्रिटिक थे, वो समाज को ले वो समाज जो उस वक़्त इंग्लैंड की कंडीशन थी उसको वो क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने, ठीक वो एक क्रिटिक थे। लेकिन जॉन ड्राइडन जो थे वो एक क्लासिस्ट राइटर थे। वो हर एक वर्क में जो क्लासिक चीज़ें होती हैं ना उनको उसको देखते थे और चौसर ने वो सारी चीज़ें लिखी नहीं थी। वो तो समाज को क्रिटिसाइज़ करते थे कि समाज में ये गलती चल रहा है तो उसके बारे में मैं दिखाऊँगा। और जब आप कैंटरबरी टेल पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा डीप में आप समझ जाओगे कि उस वक़्त का जो इंग्लैंड का कंडीशन था वो कैसा था। तो जॉन ड्राइडन ने इसीलिए उनको चौसर को क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि वो जो ड्राइडन जी थे, वो एक क्लासिकल राइटर थे लेकिन चौसर जो है वो क्लासिकल राइटर नहीं थे। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग उनके जो कुछ वर्क है, उसको हम लोग देखेंगे। हम उस वर्क के समरी को नहीं जानेंगे क्योंकि समरी के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे कि चौसर के जितने भी वर्क हैं, हम उन सारे वर्क को देखेंगे कि उसमें क्या की फैक्ट हैं, तो हम की फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों चौसर का जो पहला वर्क है वो है रोमन डी ला रोज, ठीक है? ये एक फ्रेंच एलेगोरिकल पोएम है और चौसर ने इसको ट्रांसलेटेड किया है, ठीक है? तो ये चौसर का एक ओरिजिनल रिटेन वर्क नहीं है, यानी कि चौसर ने इसको लिखा नहीं है, बल्कि इस वर्क को उन्होंने ट्रांसलेट किया है। और इस वर्क को उन्होंने 3 प्रकार में डिवाइड किया है, ए, बी और सी। तो यानी कि 3 प्रकार में उन्होंने डिवाइड किया है इस वर्क को। अगला जो बुक है वो है बुक ऑफ डचेज़। दोस्तों जो बुक ऑफ डचेज़ है वो एक्चुअली में चौसर का पहला वर्क माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे वाला जो वर्क था रोमन डी ला रोज, ये ठीक है, ये उनका वर्क नहीं है, ये बल्कि उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेट किया है इसको। लेकिन जो बुक ऑफ डचेज़ जो है ये इनका ओरिजिनल वर्क है। तो इसको हम लोग डेथ ऑफ ब्लैंचे भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये आपको थोड़ा देर बाद यानी कि 4-5 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये एक ड्रीम पोएम है और इसके साथ-साथ ये चौसर का पहला पोएम भी है, क्योंकि इसके पीछे वाला जो था वो एक ट्रांसलेट था। रोमन डी ला रोज जो था वो एक फ्रेंच का क्या था? ट्रांसलेट था, ठीक है? अब इस वर्क को लिखने के पीछे चौसर का मोटिव क्या था कि ये जो वर्क है ना वो डेथ ऑफ वो लिखा गया था ब्लैंचे ऑफ लैनचेस्टर के मृत्यु के बाद, जो कि उनके दोस्त यानी कि चौसर के दोस्त जॉन गॉन्ट जो थे, उनकी बीवी थी ब्लैंचे ऑफ लैनचेस्टर। तो जब उनकी मृत्यु हुई ब्लैंचे ऑफ लैनचेस्टर की, तब चौसर के दोस्त जॉन गॉन्ट ने ये बोला कि देखिए मैं वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और चूंकि उसकी मृत्यु हो गई तो मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर कोई एक वर्क लिखो। तो इसी के कारण इसको डेथ ऑफ ब्लैंचे भी बोला जाता है, बुक ऑफ डचेज को। अगला जो वर्क है दोस्तों वो है हाउस ऑफ फेम। तो हाउस ऑफ फेम जो है ये चौसर की तीसरी वर्क है और ऐसे देखा जाए तो दूसरी वर्क है। अब ये जो वर्क है वो 3 प्रकार में डिवाइडेड है और ये एक अच्छा इसको कंपोज किया गया है ऑक्टेव सिलेबल कपलेट में। ऑक्टेव सिलेबल कपलेट में इसको कंपोज किया गया है तथा साथ ही साथ ये एक अनफिनिश्ड पोएम है, यानी कि इसको चौसर ने फिनिश नहीं किया है। अब ये जो वर्क है वो वर्जिल के एनियाड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। तो अब जब वर्जिल का वर्क एनियाड पढ़ोगे और चौसर का ये वर्क हाउस ऑफ फेम पढ़ोगे ना, तो इसमें बहुत सारे कॉमन चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों एक चीज़ और है कि ये जो हाउस ऑफ फेम है वो एक ड्रीम विजन पोएम है। ड्रीम विजन का मतलब ये हो गया कि लोग सोते सोते जो सपना देखते हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रीम विजन। तो हाउस ऑफ फेम जो है एक जो इसका एक्टर है, मेन एक्टर है, वो सोते हुए उसने पूरा कहानी देखा और उसने पूरी कहानी को पोएम के रूप में कंपोज कर दिया। तो ये एक ड्रीम विजन पोएम है और इसके साथ साथ आप पैराडाइम डिवाइन कॉमेडी भी इस वर्क में देखोगे। अब दोस्तों उनका अगला वर्क है एनिलीडा एंड आर्काइड। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है, सिर्फ अगर आप ये जो टाइटिल है आप सिर्फ उसको याद रखोगे तो वो बहुत काफ़ी है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेसिकली कंप्लेन के ऊपर है, जो कि लवर का कंप्लेन है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उनका जो कंप्लेन है उसके लेकर चौसर ने ये वर्क लिखा है एनिलीडा एंड आर्काइड।
अब दोस्तों चौसर का अगला वर्क है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो है वो एक ड्रीम विजन है और राइम रॉयल स्टेंजा में लिखा गया है। ठीक है, ये एक ड्रीम विजन है और राइम रॉयल स्टेंजा में लिखा गया है। अब होता क्या है कि इसमें दो बर्ड्स, बर्ड्स मतलब पक्षी, यानी कि दो जो बर्ड्स होती हैं ना वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। ये लिखा गया था। अब इसके ये लिखा क्यों गया था कि उस वक्त के जो राजा थे रिचर्ड रिचर्ड द सेकेंड, उन्होंने शादी की थी एन बोहेमिया से, और इस शादी को सेलिब्रेट करने के लिए चौसर ने लिखा था पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। अब इसमें आपको एक और कैरेक्टर मिलेंगे संत वेलेंटाइन, जो कि उन्होंने सच्चा प्यार क्या है उसके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, तो ये जो वर्क है ना वो बेसिकली प्यार के ऊपर है, लव ऑफ आर्ट, क्योंकि रिचर्ड द सेकेंड जो थे उन्होंने एन बोहेमिया के साथ शादी किया था, तो जाहिर सी बात है कि वो उनको प्यार करते होंगे, और चौसर ने इसी प्यार को लेके पार्लियामेंट ऑफ फाउल लिखा था। अब दोस्तों अगला जो उनका वर्क है वो है ट्रायलस एंड क्रिसेडा। तो ये जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और बहुत ही फेमस वर्क भी है। अब हुआ, अब इस वर्क, ये जो वर्क है ना वो एक लव स्टोरी है। ये एक लव स्टोरी है ट्रायलस एंड क्रिसेड की, और इसको लिखा गया है राइम रॉयल में। ठीक है, अब दोस्तों जब आप ये वर्क पढ़ोगे ना तो इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिसेडा को ना फर्स्ट क्लासिकल हीरोइन बोला गया था यूरोप के बारे में, और ट्रोजन वॉर जो है वो इस इंटायर बुक का बैकग्राउंड है। और क्रिसेडा, ट्रायलस एंड क्रिसेडा, ये जो वर्क है, हाँ सॉरी, ये वर्क जो है वो ट्रोजन वॉर के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। एक और बात गौर करने वाली है कि ये जो वर्क है ट्रायलस एंड क्रिसेडा, ये वास्तव में होमर के द्वारा लिखा गया था, और इसको इटालियन पोएट बोकैसियो ने भी यूज़ किया है। ठीक है, तो ये वर्क जो है ऑलरेडी लिखा जा चुका था, किनके द्वारा, होमर के द्वारा और बोकैसियो के द्वारा। लेकिन चौसर ने क्या किया कि चूंकि ये एक स्टोरी थी, ठीक है, होमर ने ट्रायलस एंड क्रिसेडा स्टोरी के रूप में लिखा था, लेकिन चौसर ने क्या किया कि इस स्टोरी को लेकर पोएम बना दिया। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है इस वर्क को लेके। ठीक, आगे जो ट्रायलस एंड क्रिसेड के बारे में जो हम लोग जानेंगे वो ये है कि ये जो स्टोरी है इसमें क्रिसेडा जो होती है वो ट्रायलस को छोड़ के एक ग्रीस का जो दूसरा नाइट है, नाइट मतलब बेसिकली लड़ाकू, उसके प्यार में वो पड़ जाती है। ठीक, तो ये जो कहानी है वो इसके बारे में है। अब दोस्तों शेक्सपियर जो कि इंग्लिश के जाने माने राइटर हैं, तो उन्होंने भी ट्रायलस एंड क्रिसेडा को, ये जो वर्क है ना उसको उन्होंने यूज किया है। अब दोस्तों अगला जो वर्क है वो है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन और ट्रायलस एंड क्रिसेड, इन दोनों वर्कों में कुछ समानता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि पहले तो इसका जो की फैक्ट है वो ये देखते हैं कि ये एक ड्रीम विजन है तथा उसके साथ साथ अनफिनिश्ड पोएम है। और फर्स्ट पेंटामीटर जो है, पेंटामीटर आप लोग जब पोएट्री पढ़ोगे तो उसमें पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो पहला जो पेंटामीटर है वो इसी वर्क में यूज हुआ था, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। दोस्तों हुआ क्या कि जब चौसर ने ये वर्क लिखा था ट्रायलस एंड क्रिसेड, तो उसमें उन्होंने वुमेन के बारे में ये बात बोला कि वुमेन जो होती है वो फेथफुल नहीं होती हैं, वो कभी आपको प्यार कभी करेंगी, कभी इनको प्यार करेंगी, कभी इनको प्यार करेंगी। तो जो गॉड ऑफ लव है क्वीन एलिस्टेट, उन्होंने चौसर से ये बोला कि ठीक है आपने वुमेन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, लेकिन अब आप वुमेन के बारे में यानी कि औरत के बारे में अच्छी बातें लिखिए, अच्छी बातें उनके बारे में बताइए। तब क्या हुआ कि चौसर ने ये वर्क लिखा, और इसमें 10 स्टोरी है और वो सारे 9 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो 9 सेक्शन है इसमें और 10 स्टोरी है। ये जो वर्क है इसमें स्टोरी जो है वो बेसिकली वुमेन का जो लिजेंडरी है और जो ब्रेवरी है उसको दर्शाता है। ठीक, अब दोस्तों एक बहुत ही बड़े राइटर हैं विक्टोरियन पीरियड के, उनका नाम है टेनिसन, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। तो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने इस पोएम को यूज करते हुए एक पोएम लिखा है
ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन। ठीक, तो ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन जो है वो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन से इंस्पायर्ड है। अब दोस्तों एक लिटरेरी टर्म आपको इसमें मिलेगा, पेल नोट। तो पेल नोट क्या होता है कि जब एक पोएट जो है वो अपने आइडिया को रिवर्स करता है तो उसको उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं पेल नोट। तो पेल नोट बेसिकली ये है कि पहले तो चौसर ने क्या किया कि ट्रायल्स एंड क्रिसेड में वुमेन को क्रिटिसाइज किया कि वुमेन जो होती हैं वो बढ़िया नहीं होती हैं, वो बेवफा होती हैं, कभी इनसे प्यार करेंगी, कभी उनसे प्यार करेंगी, कभी उनसे प्यार करेंगी। लेकिन जस्ट उसके अगले ही वर्क में लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में चौसर ने ये सारी चीज़ें हटा दी कि नहीं, उन्होंने क्या किया कि जो वुमेन है उनकी उनकी लीजेंडरी और उनके ब्रेवरी के ऊपर बात किया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेल नोट कि पहले तो राइटर कुछ और बात करता है और अगले वर्क में कुछ और बात करता है। ठीक है। अब दोस्तों कैंटरबरी टेल जो है वो चौसर की सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है। तो इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बन चुका है, बहुत सारा इसके ऊपर समरी अवेलेबल है जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो मैं इसमें की फैक्ट कुछ क्लियर कर देता हूँ, जिससे अगर आप समरी को देखोगे ना तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और आपका नेट का जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चलेगा। दोस्तों इसमें टोटल 30 नरेटर हैं। कभी कभी आप क्वेश्चन में 29 नरेटर भी आता है, कभी कभी 30 नरेटर भी आता है और कभी कभी 31 भी आता है। तो एक्चुअली में 29 जो थे वो नरेटर थे। ठीक है, 29 लोग थे। एक जो होस्ट था इस पूरे कहानी का कि भाई कौन जो है वो कहानी सबसे अच्छा सुनाएगा, एक वो था जिनका नाम था हैरी वेली। और अगर आप एक तीसरा नरेटर गिनोगे तो वो खुद चौसर थे। ठीक है, लेकिन आंसर में आप अगर 30 करते हो तो वो सही माना जाएगा। अब होस्ट जो थे हैरी बेली जो थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बोला कि चलिए इस जर्नी को, चूंकि वो सारे लोग कैंटरबरी जा रहे थे, थॉमस बैकेट के जो जगह था वहाँ पे जा रहे थे, थॉमस बैकेट कैंटरबरी। तो जो हैरी बेली थे उन्होंने ये बोला कि ऐसा करते हैं ना कि हम सारे लोग दो दो स्टोरी सुनाते हैं, एक जाते वक्त और एक आते वक्त। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारा जर्नी जो है वो इंटरटेनिंग जाएगा, हम बोर नहीं होंगे। और जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्टोरी सुनाएगा उसको मैं पार्टी दूंगा, एक वाइन दूंगा। ये बात हैरी बेली ने बोला जो कि होस्ट थे। अब दोस्तों हुआ क्या कि चौसर ने उन सारे स्टोरी को लेकर पोएम के रूप में बनाया है। तो प्रोलोग में, यानी कि जब आप मास्टर्स में जाओगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा प्रोलोग ऑफ कैंटरबरी टेल, द प्रोलोग ऑफ कैंटरबरी टेल। तो प्रोलोग जो है यानी कि जो जिसमें चौसर ने बताया है कि कितने उसमें कैरेक्टर हैं, कौन किसी से रिलेटेड हैं, किनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन से लोग कॉमन थे, कौन से लोग नोबेल थे, तो ये प्रोलोग में चौसर ने बात किया है। तो चौसर ने इसमें दो लोगों के बारे में बात नहीं किया है, ये आपको याद रखना है। किनके बारे में बात किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किनके बारे में उन्होंने बात नहीं किया है ये इम्पोर्टेंट है। तो चौसर ने दो लोग के बारे में बात नहीं किया है, नन और सेकेंड नन, और बाकी सारे डिस्क्राइब्ड हैं। अब टोटल हमारे पास कितने थे, 27 पिलग्रिमेज थे। तो 29 पिलग्रिमेज थे। तो 29 में से उन्होंने 27 के बारे में डिस्कस किया है और 2 के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो 2 वो लोग कौन थी, नन और सेकेंड नन। दोस्तों हम जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि इस पूरे कहानी के जो होस्ट थे वो थे हैरी बेली। ठीक है, और ये जो पूरा जो इंटायर नोबेल है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक नोबेल लोग थे जो कि बहुत ऊंचे पदवी से आते थे। दूसरे लोग जो थे वो चर्च के लोग थे। ठीक है, जो कि चर्च से आते थे। और तीसरे कॉमन लोग थे। कॉमन लोग का मतलब ना तो वो नोबेल हैं ना ही चर्च से रिलेटेड हैं, वो या तो किसान हैं, लोहार हैं, और जो भी कॉमन लोग का करेक्टरिस्टिक्स होता है वो थे। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट बात है जानने वाली वो ये है कि नाइट, स्क्वायर एंड प्रायरस, ये जो 3 कैरेक्टर है वो अपर क्लास से बिलोंग करता था। और चौसर ने कैंटरबरी टेल में 7 डेडली सीन दिखाया है। ठीक है, अब डेडली सीन क्या होता है आप गूगल कर सकते हो, ये थोड़ा सा आप काम ये अपने से कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि
चौसर मतलब 2 कहानी जाते वक्त सुनाना था और 2 कहानी आते वक्त सुनाना था। तो 30 कैरेक्टर थे और 4 लोग थे। तो अगर आप इन 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल स्टोरी मिलेंगे 120। तो ये 120 स्टोरी जो थे उस वक्त चौसर ने सुना तो था, लेकिन चौसर ने सिर्फ 24 ही लिख पाए इंटायर लाइफ में, यानी कि वो मरने से पहले सिर्फ 24 वर्क उन्होंने खत्म किया था। अब इस वर्क में जेलसी और होमिसाइड जो है वो चौसर के द्वारा कवर नहीं किया गया है। पहला जो स्टोरी है वो नाइट के द्वारा बताया गया है और जो लास्ट स्टोरी है वो है पार्सन के द्वारा बताया गया है। इसमें टोटल 24 स्टोरी है, 24 स्टोरी है, ठीक है। पूरा तो चौसर ने कवर नहीं किया था, मतलब पूरा चौसर नहीं लिख पाए थे। तो इसमें टोटल 24 स्टोरी है जिसमें 22 पोएट्री है और 2 प्रोज में है। तो जो 24 स्टोरी है वो 22 पोएट्री के रूप में है और 2 प्रोज के रूप में है। अब कैंटरबरी में जो गुड कैरेक्टर हैं यानी कि अच्छे कैरेक्टर हैं वो है पार्सन, प्लाउमैन, नाइट और ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। तो ये जो 4 कैरेक्टर हैं ना वो कैंटरबरी में अच्छे कैरेक्टर के रूप में आते हैं। अब दोस्तों जो इसमें जो फेमस कैरेक्टर हैं जो कि नेट में 2-3 कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए मैंने उसको देखते हुए ये वीडियो बनाया है कि उसमें एक कैरेक्टर जो है वो है पार्डन। पार्डन वो होता है कि अगर आप कुछ गलती करते हो तो आप चर्च में जाते हो और उसमें जो पार्डन है जिसका सीधे भगवान से कांटेक्ट होता है, तो आपसे बोलता है कि भाई ठीक है आप हमको इतना पैसा दे दीजिए, ये दे दीजिए, हम आपको माफ़ करवा देंगे। तो इसमें पार्डन जो कैरेक्टर है ना वो ग्रीडी कैरेक्टर है। वो गार्लिक खाता है यानी कि अदरक खाता है और बहुत ही वाइन पीता है। तो वो एक ग्रीडी कैरेक्टर के रूप में दर्शाया गया है। अब एक और कैरेक्टर है डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो आप सोचोगे भाई डॉक्टर ऑफ फिजिक्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन ठीक है वो अच्छा तो था लेकिन उसमें बुराई भी थी। वो ग्रीडी था क्योंकि वो रिसर्च के लिए गोल्ड चाहता था, यानी कि रिसर्च के लिए वो पैसा चाहता था। तो इसलिए इसको भी हम लोग अच्छे कैरेक्टर में नहीं डालेंगे। अब दोस्तों अगला जो इसमें कैरेक्टर है वो है मॉन्क। तो मॉन्क एक निगेटिव कैरेक्टर है क्योंकि उसको हंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आप एक मॉन्क होकर, आप साधु होकर आप हंटिंग नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल कंट्रास्टिंग बातें हैं, ठीक है। सोमनर सोमनर जो है उसका फेस जो था वो रेड था, रेड फेस वाला था। और पार्सन पार्सन जो था इसमें एक, इसको भी एक हम लोग ऑनेस्ट कैरेक्टर में डाल सकते हैं क्योंकि इसने क्या किया था कि जो बुरे लोग होते हैं उनको क्रिटिसाइज किया उसने। और उसने ये भी बोला कि चूंकि मैं भी एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं भी अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं भी कभी कभी गलतियाँ करता हूँ। तो चूंकि इसने अपना जो अपराध है वो स्वीकार कर लिया था और इसके साथ साथ जो उस वक्त की बैड सोसाइटी थी उसको भी पार्सन ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। जो कि पार्सन जो था वो चर्च में प्रैक्टिस करता था और उसका जो टेल है वो प्रोज में है। अब दोस्तों अब लास्ट कुछ इम्पोर्टेंट कैंटरबरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि बोकासियो का जो वर्क है टेसिडा वो नाइट टेल से इंस्पायर्ड है, ठीक है। बोकासियो का जो टेसिडा जो वर्क है वो शेक्सपियर का वर्क, मतलब शेक्सपियर का जो कैंटरबरी टेल है उसमें जो पहला टेल नाइट के द्वारा बताया गया है वो इंस्पायर है बोकासियो का टेसिडा से। और जो नाइट का टेल है यानी कि जो चौसर का जो नाइट का टेल है उससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा है टू नोबेल किंग्समैन, ठीक है। तो चौसर ने किससे इंस्पायर होकर वर्क लिखा? बोकासियो का टेसिडा से। और शेक्सपियर ने टू नोबेल किंग्समैन जो वर्क है वो किससे इंस्पायर होकर लिखा? तो नाइट टेल से। अब दोस्तों इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वाइफ ऑफ बाथ, जो कि एक कैरेक्टर है वो, और वो फर्स्ट फेमिनिस्ट कैरेक्टर है क्योंकि वो एकदम बोल्ड औरत थी। उसका का नाम था कि अगर लोग 4 शादी कर सकते हैं तो फिर औरत क्यों नहीं कर सकती हैं। तो आप ये मान सकते हो कि फेमिनिज्म का शुरुआत वहीं से हुआ है। तो ये आप चीज़ मान सकते हो। अब दोस्तों और जो इसमें 2 कैरेक्टर हैं वो है पार्सन और प्लाउमैन, जो कि एक दूसरे के भाई थे। तो पार्सन और प्लाउमैन बेसिकली जो है वो एक दूसरे के भाई हैं।
और मॉन्क, फ्रायर, समनर, पार्डन, पार्सन, नन प्रिस्ट, नन प्रायरस और प्रायरस, ये सारे जो कैरेक्टर है ना वो एक रिलीजियस कैरेक्टर है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो दरअसल चौसर के ऊपर वो एक्चुअली यहीं तक है, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और कुछ MCQ के ऊपर बात करते हैं जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि शेक्सपियर की विच प्ले बाय शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर का कौन सा विच प्ले बाय शेक्सपियरियन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एज री रेंडरिंग ऑफ वाइस फ्रॉम द मोरालिटी प्ले। इसका की आंसर है फाल्स्टफ। तो फाल्स्टफ जो है वो शेक्सपियरियन का बहुत फेमस कैरेक्टर है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एसी ब्रैडलीज 10 एसे कलेक्शन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी कि एसी ब्रैडली का जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो किस वर्क में पब्लिश हुआ था, और जिसका की आंसर है 1904। व्हाट वाज द नेम ऑफ मार्लो थिएट्रिकल कंपनी, तो मार्लो जो थे, क्रिस्टोफर मार्लो, उनका जो थिएट्रिकल कंपनी था उनका क्या नाम था, जिसका कि आंसर है लॉर्ड एडमायरल मैन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कैरेक्टर इन द फेयरी क्वीन रिप्रेजेंट मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट। तो जो फेयरी क्वीन जो है जिसको लिखा था एडमंड स्पेंसर ने, उसमें मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट जो है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट कराया गया है, और इसका आंसर है डुएसा। तो डुएसा दोस्तों फेयरी क्वीन का एक निगेटिव कैरेक्टर है, और उसी निगेटिव कैरेक्टर से मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट को दर्शाया गया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द टू नोबेल किंग्समैन इज समटाइम्स इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें टू नोबेल किंग्समैन को कभी कभी शामिल किया जाता है, जिसका की आंसर है ट्रेजिक कॉमेडी, यानी कि ट्रेजेडी भी है इसमें और कॉमेडी भी है। तो दोस्तों फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत सारा धन्यवाद।